नमस्कार साथियों, मैं शोभित सिंह मैक्स ऑफ नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है सीयूईटी की प्रिपरेशन बेहतरीन चल रही होगी। उसी क्रम को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ इस क्लास में लौटे हैं, जिसमें हम लोग जलधाराओं को पढ़ रहे हैं। अब एक एक करके अलग अलग महासागरों की जो जलधाराएं हैं, कौन सी जलधाराएं किस महासागर में चलती हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आपको बता दूं, महासागरों में दो तरह की जलधाराएं बताई गई हैं, यानी कि उनके टेम्परेचर के आधार पर देखा जाए तो उन्हें दो तरह की जलधाराएं बताई गई, एक ठंडी जलधारा और एक गर्म जलधारा। तो यहाँ पर एक एक महासागरों की हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले अटलांटिक महासागर, फिर उसके बाद प्रशांत महासागर, फिर हिंद महासागर। मुख्यतः हमें इन तीन महासागरों की जलधाराओं को पढ़ना है। पहले हम शुरू कर रहे हैं आज अटलांटिक महासागर की जलधाराओं का। इसमें क्या है, दो तरह की जलधाराएं इसमें भी प्रभावित होंगी, एक ठंडी जलधारा और एक गर्म जलधारा। यहाँ पर मैंने आप देखेंगे जो ठंडी जलधारा है उसे ब्लैक कलर से दिखाया है और जो गर्म जलधाराएं हैं उसे रेड कलर से मैंने दिखाया है। यहाँ पर जलधाराएं जो है दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, यानी कि अगर अटलांटिक महासागर को पढ़ा जा रहा है तो इसे दो भाग में पढ़ा जाएगा। कैसे, एक उत्तरी अटलांटिक महासागर की जो जलधाराएं हैं और एक दक्षिणी महासागर जो अटलांटिक महासागर उसकी जलधाराएं, यानी कि एक विषुवत रेखा के ऊपर वाली जलधाराएं पाई जाएंगी और एक विषुवत रेखा के नीचे पाई जाएंगी। हम जो जलधाराएं पढ़ने जा रहे हैं इसको अच्छे से समझना है, और अगर फिगर अच्छे से समझ में आ गया तो आप अब बस फिगर इमेजिन करके एग्जाम में इससे जुड़े इस कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आप बता सकते हैं। यहाँ हमें एक चीज़, हर महासागरों की जो जलधाराएं पढ़ी जाएगी उसमें एक चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है। क्या याद रखनी है? ये चीज़, एक फिगर आपको अलग से हमेशा जो कि हर महासागर की जलधाराओं के लिए काम देगा। आप इमेजिन कीजिए, ये हमारी क्या है, इक्वेटर है। इक्वेटर के नॉर्थ में क्या है, कुछ महाद्वीप हैं। एक महाद्वीप ये है, एक महाद्वीप ये है। आप बस इमेजिन कीजिए, ठीक है। होता क्या है, यहाँ पर इक्वेटर के पास हमें पता है कौन सी विंड्स चलती हैं, ट्रेड विंड्स चलती हैं, यानी कि व्यापारिक पवनें। और हम लोगों ने पढ़ा था कि जो धाराएं हैं उसको कौन गति उत्पन्न करता है या धाराओं को कौन उत्पन्न करता है, तो सबसे बड़ा रीजन विंड्स होती हैं। तो यहाँ पर तो व्यापारिक विंड्स चलती हैं। तो व्यापारिक विंड्स की डायरेक्शन कैसे होती है? इस तरह होती है, इस तरह होती है। इसी तरह विषुवत रेखा के पास पूरा ऐसे चलती हैं। इसी डायरेक्शन में हवाएं क्या करेंगी, जो जलधारा रहेगी उसे भी अपने डायरेक्शन के साथ प्रवाहित कर देंगी, यानी कि ये धारा जो रहेगी इस डायरेक्शन में प्रवाहित होगी। इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में भी ये जलधारा जो है इसी डायरेक्शन में प्रवाहित होगी। आगे जाके ये जब महाद्वीप से यहाँ टकराती है तो ये ऊपर मुड़ जाती है और ऊपर मुड़ के इस तरह जाती है। इसी तरह ये भी जब आगे बढ़ती है महाद्वीप से टकराती है और ये यहाँ तक पहुँच जाती है। यहाँ पर जब पहुँचती है तो यहाँ पर अब पछुआ पवनें चलती हैं, वेस्टर्ली विंड्स चलती हैं। हमें पता है, क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पे वेस्टर्ली चलती हैं। तो वेस्टर्ली का डायरेक्शन इस तरफ होता है, तो इस वजह से ये जलधाराएं भी इस डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं। इसी तरह यहाँ भी वेस्टर्ली का है तो यहाँ भी ये जलधाराएं इधर मुड़ जाएंगी। साथ में ध्यान दीजिएगा, फिर ये वापस ये महाद्वीप से टकरा के आके ये जो विषुवत रेखा के पास जो जलधारा थी उससे आके मिल जाती हैं। इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में भी आकर ये विषुवत रेखा जलधारा जो रहेगी उससे मिल जाएगी। तो यहाँ ये बात ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा कि हमें सब महासागरों में याद रखना है कि जो विषुवत रेखा के पास जलधारा रहेगी उसे बोलेंगे विषुवत रेखी जलधारा, और जो पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है, यानी कि वेस्टर्ली जो विंड्स है, पछुआ पवनों की वजह से जो इधर मुड़ जा रही हैं, उसे बोलेंगे प्रवाह बोला जाता है, यानी कि ड्रिफ्ट। ठीक है। तो अगर हम लोग अटलांटिक महासागर की बात करेंगे तो कहेंगे ये क्या है, ये तो जो विषुवत रेखा के पास ये क्या हो गई, हमारी विषुवत रेखी जलधारा हो गई जो विषुवत रेखा के पास चल रही है। और जो ये ड्रिफ्ट जिसे मैंने बताया, अगर मैं इस महासागर की बात कर रहा हूं तो इसका नाम कहेंगे अटलांटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे, अटलांटिक ड्रिफ्ट इसे बोलेंगे, और इसे भी अटलांटिक ड्रिफ्ट बोलेंगे। अंतर क्या रहेगा, इसके नाम के आगे उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट बोलेंगे और इसके नाम के आगे दक्षिणी अटलांटिक ड्रिफ्ट बोलेंगे। इसी तरह अगर हम प्रशांत महासागर पढ़ रहे हैं तो प्रशांत महासागर में जो इस डायरेक्शन में ऐसे जाएंगी पौने उसे बोलेंगे प्रशांत ड्रिफ्ट। और तब देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में रहेगा तो उसके नाम क्या है, उत्तरी प्रशांत ड्रिफ्ट बोलेंगे। दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा तो बोलेंगे दक्षिणी प्रशांत ड्रिफ्ट बोलेंगे। इसी तरह हमारी हर महासागर में ये बातें हमेशा हमें याद रखना है, ये क्योंकि इसका हमें काम लगने वाला है। ठीक है। तो चलिए यहाँ अब इसे आप ध्यान दीजिएगा। अभी के लिए फिगर मैं यहाँ रहने दे रहा हूँ इसे। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अटलांटिक महासागर की जलधारा है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, उत्तरी अटलांटिक, यानी कि विषुवत रेखा के उत्तर में जो जलधारा है। तो यहां देखिए, सबसे पहले हमें पता है विषुवत रेखा के पास क्या चलती हैं, ट्रेड विंड चलती हैं, यानी कि व्यापारिक पवनें चलती हैं। तो
तो व्यापारिक पवनों की डायरेक्शन कुछ इस तरह होती हैं। लेकिन इसके पहले मैं थोड़ा आपको महाद्वीप बता दूं, आप वैसे जानते हैं लेकिन एक बार फिर भी आप बताना जरूरी है। ये हमारा साउथ अमेरिका है, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, इधर हमारा अफ्रीका है, इधर यूरोप का वेस्टर्न पार्ट है। ये ऊपर जो आपको दिख रहा है ये ग्रीनलैंड है, इसको जरूरी है ध्यान दीजिएगा, ग्रीनलैंड, और ये आइसलैंड, ठीक है। और ये विषुवत रेखा है, और ये जो कैरिबियन द्वीप समूह है यहां पर है, ठीक है। अब हम लोग को ये जलधाराएं समझने में आसानी होगी। ध्यान दीजिएगा शुरू से अंत तक, बस ध्यान से आप देखते चलिए, अंतवोगत्वा आपको ये याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कहां शुरू करेंगे? विषुवत रेखा के पास से। विषुवत रेखा के पास हमें पता है कौन सी विंड चलती है, ट्रेड विंड चलती है। ट्रेड विंड की डायरेक्शन इधर होती है, तो यहां पे जो जलधाराएं चलेंगी ये किस डायरेक्शन में जा रही हैं? देखिए ईस्ट टू वेस्ट की तरफ जा रही हैं। इसे बोलेंगे उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा। उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, क्या क्यों? क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा के पास है। इसी तरह जब हम दक्षिणी गोलार्ध का पढ़ेंगे तो यहां पर भी जलधारा चलेगी, जिसे बोलेंगे दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। खैर इसे हम इसके नीचे वाला बाद में देखेंगे, अभी हम ऊपर का देख रहे हैं। तो ये जो विषुवत रेखा की एकदम ऊपर है, यानी कि उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा, जब ये आगे बढ़ती है तो यहां हमें पता है क्या है, कैरेबियन द्वीप है, द्वीप समूह है। जब ये जलधारा कैरेबियन द्वीप समूह से टकराती है तो दो भागों में बढ़ जाती है। दो भागों में बढ़ के जब ये आगे ये जाएगी तो इसे बोलेंगे एंटिलीज की जलधारा। कौन सी जलधारा? एंटिलीज की जलधारा। जब ये कैरिबियन द्वीप समूह से आगे बढ़ती है तो क्या बोलेंगे? एंटिलीज की जलधारा। ये एंटिलीज की जलधारा जब आगे पहुंचती है, बढ़ती है, जो कि फ्लोरिडा के पास जब पहुंचती है तो यहां पर मिसिसिपी नदी का पानी भी आता है, जल भी आता है, यहां पे मिलता है। तो जब ये दोनों जलधाराएं यहां पे आके मिलेंगे और ऊपर से मिसिसिपी का पानी आके मिलेगा तो ये फ्लोरिडा के पास ऐसा होता है। तो फ्लोरिडा के पास से जो जलधाराएं बनेंगी उसे बोलेंगे फ्लोरिडा की जलधारा। कौन सी जलधारा? फ्लोरिडा की जलधारा। फ्लोरिडा की जलधारा कौन सी है? फ्लोरिडा की जलधारा। यहां फ्लोरिडा के पास जो जलधारा रहेगी उसे बोलेंगे फ्लोरिडा की जलधारा। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो रेड कलर से वो गर्म जलधारा है। गर्म जलधारा आप इस तरह से समझिए, विषुवत रेखा के पास गर्मी ज्यादा होती है, इस वजह से यहां से जो जलधाराएं जा रही है वो गर्म रहेंगी। ऊपर बर्फ पड़ती है, वहां ठंडा रहता है, तो ऊपर से जो जलधारा आएंगी वो ठंडी रहेंगी। अभी के लिए आप ये समझिए। तो यहां तक हो गई फ्लोरिडा की जलधारा। फ्लोरिडा के पास जो जलधारा बहेगी, ये फ्लोरिडा के पास जो जलधारा बहेगी उसे बोलेंगे फ्लोरिडा की जलधारा। ये फ्लोरिडा की जलधारा जब और आगे बढ़ती है तो कई गल्फ से होकर गुजरती है, यानी कि खाड़ियों से गुजरती है। और जब ये वहां से गुजरती है तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है, इस वजह से इसका नाम दे दिया गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। आप बहुत नाम सुने होंगे गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। ये बहुत तीव्र होती है और ये गर्म भी होती है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा जब ये आगे बढ़ती है तो ये जब ऊपर जाती है तो देखा जाता है कि ऊपर से कुछ जलधाराएं आ रही हैं। अब यहां एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो ब्लैक कलर से दिखाई गई है वो ठंडी जलधारा है। ऊपर से कैसी जलधारा आ रही है? ठंडी जलधारा आ रही है। आप देखेंगे ये क्या है, हमारा ग्रीनलैंड है। क्या है ये? ग्रीनलैंड है। ये ग्रीनलैंड के पूर्वी तट से एक जलधारा आ रही है जिसे हम बोलेंगे लेब्राडोर की जलधारा। लेब्राडोर की जलधारा क्या आ रही है? ऊपर से आ रही है ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट से, ये आके गल्फ स्ट्रीम के पास यहां मिलती है। साथ में देखिए ग्रीनलैंड के पूर्वी तट से एक पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा आ रही है जो कि ठंडी जलधारा है। ये भी आकर यहां पर मिलेगी। ये तीनों जलधाराएं यहां पर इस क्षेत्र में मिलेंगी जब, तो देखेंगे यहां पर एक तरफ से ठंडा पानी आ रहा है, एक तरफ से गर्म पानी जा रहा है। तो यहां पर कोहरे जैसा संरचना बन जाती है, बादल का निर्माण हो जाता है और धुंध जैसा छा जाता है, जिसके वजह से कहा जाता है ये मत्स्य उत्पादन के लिए क्षेत्र बहुत ही बढ़िया बताया जाता है। ये क्षेत्र मत्स्य उत्पादन के लिए बहुत बढ़िया बताया जाता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा। जब ये तीनों जलधाराएं यहां पर आके मिल जाती हैं फिर ये क्या होती है, यहां पर अब हमें पता चल गया ये पछुआ पवनों का क्षेत्र आ गया है। यहां पर पछुआ पवनें चलती हैं, यानी कि वेस्टर्लीज चलती हैं, और ये वेस्टर्लीज अपने साथ ये जो जलधाराएं यहां रहेंगी इसे ईस्ट की तरफ मोड़ देंगी। अब ये जो जलधाराएं रेड कलर की मैंने दिखाया, इसे बोलेंगे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह या नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बोलेंगे। क्यों ड्रिफ्ट बोल रहे हैं? क्योंकि ये पछुआ पवनों की वजह से पूर्व की दिशा में मुड़ जा रही हैं। इनकी गति बहुत धीमी होती है। साथ में ध्यान दीजिएगा ये गर्म जलधारा है। यही उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की जो जलधारा है यहां से ये कई भागों में बढ़ जाती है। एक तो जलधारा जो है कि वो सीधे चली जाती है, जो रेड कलर से मैंने दिखाया है ये है नार्वे। ये नार्वे तक चली जाती है, जिसका नाम बोलते हैं नार्वे की जलधारा। आसानी होगी क्योंकि ये नार्वे तक जा रही है, उधर जा रही है, तो इसलिए इसका नाम नार्वे की जलधारा।
एक जलधारा है जो कि आके आइसलैंड के उत्तर पूर्वी, आप कह सकते हैं उत्तर पूर्वी तट से यहां से टकराती है, इसे बोलेंगे इरमिंजर की जलधारा। क्या क्या बोलेंगे? इरमिंजर। इसे जगह नहीं थी मैं, इसलिए इस वाली जो छोटी रेड कलर से मैंने दिखाया इसे मैंने यहां लिख दिया है, इरमिंजर की जलधारा। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह से एक धारा जाएगी जो कि आइसलैंड के उत्तर पूर्व तट से टकराएगी, इसे बोलेंगे इरमिंजर की जलधारा। यह भी क्या होती है? गर्म जलधारा होती है, क्योंकि ये इधर से आई है जलधारा। ठीक है। एक जलधारा होती है जो कि नॉर्वे तक चली जाती है, जो सीधे एकदम जाएगी नॉर्वे के पास जाएगी, जो कि गर्म जलधारा होती है, उसे बोलेंगे नॉर्वे की जलधारा। और उसी में ये नॉर्वे की जलधारा हो गई, और इसी में से एक धारा, एक जो उसका शाखा रहेगी वो चली जाएगी यहां पे बिस्के की खाड़ी है, बिस्के की खाड़ी के पास जो जलधारा जाएगी उसे बोलेंगे रेनेल की जलधारा। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह से कई भागों में बट रही है। एक तो ये वाली जो इरमिंजर की जलधारा बोल रहे हैं, एक ये वाली जिसे नॉर्वे की जलधारा बोल रहे हैं, एक जो सीधे जाकर बिस्के की खाड़ी के पास जा रही है उसे बोलेंगे रेनेल की जलधारा। एक इसी में से जो हो रही है दक्षिण साइड में मुड़ जा रही है, यानी कि विषुवत रेखा की तरफ मुड़ रही है, इसे बोलेंगे किनारी की जलधारा। ये किनारी की जलधारा क्या होती है? ठंडी जलधारा होती है, किनारी द्वीप से होते हुए प्रवाहित होती है, इसलिए इसे किनारी जलधारा बोलते हैं। यही किनारी की जलधारा जब आगे बढ़ती है तो गिनी के पास जो जलधारा मिलती है, जो कि आगे विषुवत रेखा के पास, आप कह सकते हैं अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होती है, इसे बोलेंगे गिनी की जलधारा, जो कि गर्म जलधारा होती है। ये देखिए विषुवत रेखा के पास ये भी आई, तो ये भी क्या है? गर्म जलधारा है। ये गिनी की जलधारा पुनः आके इसमें उत्तर विषुवत रेखी जो जलधारा है इसमें आके मिल जाती है। जब आप यहां देखते हैं तो एक तरह से क्लॉकवाइज जलधाराएं चली हैं, जैसा कि मैंने यहां पर बताया था क्लॉकवाइज जलधारा चल रही है। तो यहां पर उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो जलधारा चल रही है वो कैसे चल रही है? एक आप कह सकते हैं कि क्लॉकवाइज चल रही है। यहां से गर्म जलधारा चली, ऊपर कुछ ठंडी जलधाराएं मिली, फिर यहां कई शाखाओं में बटी, फिर आके ये विषुवत रेखा के पास मिल गई। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। अब इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। क्या पॉइंट्स है? यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने तो ये बता दिया कि ये वाला क्षेत्र मछली उत्पादन के लिए बहुत बढ़िया बात पाया जाएगा। तो यहां उत्तरी अटलांटिक प्रवाह वाली जो जलधारा है, इसका नाम है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, जिसे ड्रिफ्ट बोल सकते हैं, क्योंकि पछुआ पवनों की तरफ से इधर चलने लगी है। ये कई शाखाओं में बट रही है, एक इरमिंजर की जलधारा, एक सीधी जा रही नॉर्वे की जलधारा। अब आप कहेंगे मैंने तो कहा था जो ध्रुवीय क्षेत्र में जो जलधाराएं पाई जाएंगी वो ठंडी रहेंगी, लेकिन आपने तो नॉर्वे की जलधारा को गर्म बता दिया है, ऐसा क्यों? तो इसे समझिए। देखा गया, वैज्ञानिकों ने देखा जो नॉर्वे के तट के तरफ के जो तटवर्ती क्षेत्र है वहां पे क्या होना चाहिए? पूरे 12 महीने बर्फ होना चाहिए, लेकिन वहां पर उसके तटवर्ती क्षेत्रों में देखा जाता है वहां बर्फ नहीं पाई जाती है। क्यों बर्फ नहीं पाई जाती है? तो वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि यहां पर जलधारा जो आ रही है वो गर्म जलधारा है। होता क्या है कि यहां का तापमान क्या होता है? कम होता है, लेकिन जब वहीं पर इधर से जलधारा जो जाती है गर्म होती है, लगभग 3-4 डिग्री का अंतर होता है। तो यहां के हिसाब से इसकी इस जलधारा की क्या होती है? टेम्परेचर अधिक होता है, जिसके वजह से यहाँ की बर्फ पिघल जाती है और यहाँ पर बर्फ नहीं दिखती तटवर्ती क्षेत्र में। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो नॉर्वे की जलधारा का तापमान रहेगा इन सब के तापमान से क्या रहेगा? कम रहेगा, लेकिन यहाँ की जो उस स्थान का तापमान है उसकी अपेक्षा इसका तापमान ज्यादा रहेगा। इस वजह से जो नॉर्वे के तटवर्ती क्षेत्र है उधर, वहां पर जो बर्फ पिघल जाती है नॉर्वे की जलधारा गर्म होने की वजह से। तो आई होप आप लोगों को एक ये अच्छे समझ में आ गया है। एक चीज यहां और ध्यान देने की बात है कि यहां पर आप देखेंगे कि चारों तरफ एक क्लॉकवाइज जलधाराएं चल रही हैं, बीच में यहां पे सारगैसो शैवाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सारगैसो शैवाल पाए जाते हैं, जो कि भूरे रंग के होते हैं और ये बहुत घने क्षेत्र में पाए जाते हैं, घने होते हैं। साथ में इसीलिए इसे सारगैसो सागर कहा जाता है। आप नाम सुने होंगे सारगैसो सागर, तो सारगैसो सागर इसी मध्य में यहां पर पाया जाता है। एक चीज यहां और ध्यान देने की बात है, जब उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा आती है, यहां से टकराती है, तो कुछ इसकी जलधाराएं वापस लौट जाती हैं, जिसे बोलेंगे एंटी इक्वेटोरियल करंट। उसे हम बाद में पढ़ेंगे, अभी आप समझिए कि ये कैसे जलधाराएं प्रवाहित हो रही हैं।
सो आई होप कि आप लोगों को ये जलधाराएं जो हैं अच्छे समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी चलिए मैं एक बार और आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या है, विषुवत रेखा के पास से शुरू करते हैं। यहाँ पे ट्रेड विंड्स है, इसलिए जलधाराएं क्या हैं, ईस्ट टू वेस्ट की तरफ चलती हैं। ये जलधारा जब कैरिबियन द्वीप समूह के पास पहुंचती है, टकरा के दो भागों में बढ़ जाती है और जब आगे बढ़ती है तो इसे बोलेंगे एंटिलीज की जलधारा। एंटिलीज की जलधारा आगे जाकर फ्लोरिडा के पास टकराती है। फ्लोरिडा के पास यहाँ पे मिसिसिपी नदी का पानी आके मिल रहा है, जहां पर ये मिलता है फिर वहां से इसका नाम हो जाता है फ्लोरिडा की जलधारा। फ्लोरिडा की जलधारा हो गई। फ्लोरिडा की जलधारा जब आगे बढ़ती है, कई खाड़ियों से होकर गुजरती है और इसकी गति तीव्र हो जाती है, तब इसे बोलेंगे गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, जो कि गर्म है। गल्फ स्ट्रीम के जब अंत आता है तो देखा जाता है ऊपर से ठंडी जलधारा आ रही है, एक तो ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट से, एक ग्रीनलैंड के पूर्वी तट से। जो ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट से आएगी उसे बोलेंगे लेब्राडोर की जलधारा। जो ग्रीनलैंड के पूर्वी तट से आ रही है उसे बोलेंगे पूर्वी ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा। जो ब्लैक वाली ठंडी जलधारा यहाँ की मिलती है, इसके बाद यहाँ पछुआ पौने चलती हैं, पछुआ पौने इसे मोड़ देती हैं और ये चली जाती है ईस्ट साइड। जब ये ईस्ट साइड ऐसे जा रही है तो इसे बोलेंगे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह या नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। ये क्या होती है, पछुआ पौनों की वजह से आगे बढ़ती हैं, ये इनकी गति मंद होती है। साथ में ये कई भागों में बढ़ जाती हैं। एक तो जो छोटी सी आप देखेंगे जाके आइसलैंड के उत्तर पूर्वी तट से टकराती है, इसे बोलेंगे इरमिंजर की जलधारा। क्या बोलेंगे, इरमिंजर की जलधारा। एक आती है जो सीधी चली जाती है नॉर्वे के तट तक, उसे बोलेंगे नॉर्वे की जलधारा। एक जलधारा जो रहती है वो जाती है बिस्के की खाड़ी के पास, जिसे बोलेंगे रेनेल की जलधारा, जो कि ठंडी जलधारा है। यहीं से एक शाखा आ जाती है दक्षिण साइड में मुड़ जाती है, जो कि कनारी द्वीप से होते हुए आती है, उसे बोलेंगे कनारी की जलधारा। यही कनारी की जलधारा जब आगे बढ़ेगी तो अफ्रीका के पश्चिमी तट से जो गुजरेगी उसे बोलेंगे गिनी की जलधारा। क्या बोलेंगे, गिनी की जलधारा। और यही गिनी की जलधारा आके पुनः ये उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा में मिल जाती है। तो इस वजह से हम देखते हैं एक क्लॉकवाइज ये जलधाराएं प्रवाहित हो रही हैं। तो इसी तरह अब हम जब दक्षिणी अटलांटिक महासागर की बात करेंगे, यानी कि विषुवत रेखा के दक्षिण में, तब हमें कुछ जलधाराएं इस तरह से मिलेंगी, यानी कि एंटी क्लॉक चलेंगी। इसमें क्या था, क्लॉकवाइज थी, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, एंटी क्लॉक चलेंगी। तो आई होप कि आप लोगों को जो उत्तरी अटलांटिक महासागर की जो जलधाराएं हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इनका नाम एक बार देख लीजिएगा, और मैं टेलीग्राम चैनल पर एक कोई इमेज शेयर कर दूंगा जिसमें सबका नाम दिया हो और वो उनका फिगर बना हो। आप ये फिगर अच्छे से देखिए, समझिए और पुनः अपने हाथों से बनाइए, तब आपको याद होगा। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को जो उत्तरी अटलांटिक महासागर की जो जलधाराएं हैं अच्छे समझ में आ गया कि किस डायरेक्शन में कैसे प्रवाहित होती हैं और कहाँ पे किसका क्या नाम है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम लोग दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जो जलधाराएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये लगा कि हाँ आज मैंने कुछ यहाँ बताया है, कुछ मेहनत किया है, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों हम फिर आएंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग दक्षिणी अटलांटिक महासागर की बात करेंगे, जलधाराओं की बात करेंगे। साथ में आपको बता दूं, अगर पीछे की क्लासेस आप मिस कर दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, आप वहां से जाकर उस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर हम आएंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, यानी कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।